Hello students, I am your teacher for this lecture. In this lecture, we are going to continue with our chapter Permutations and Combinations. अब इस lecture में first of all we are going to do circular permutations. Alright, as you can see, the name of the topic will be circular permutations पहले. अब इससे पहले जितनी भी हमने परमुटेशंस करी हैं बेटा, वी वर अरेंजिंग द थिंग्स इन अ लाइन, जिसको हम लीनियर परमुटेशंस कहते हैं. ऑलराइट, और उसके हमने डिफरेंट केसेस किए थे कि रेपिटेशंस हो या कोई रिस्ट्रिक्शंस हो तो हम क्वेश्चंस कैसे करते हैं, है ना, स्ट्रिंग मेथड, गैप मेथड एंड ऑल दैट. आप देखोगे वो जो हमने स्ट्रिंग मेथड, गैप मेथड्स किए थे वो सर्कुलर परमुटेशंस में भी एप्लीकेबल होते हैं, क्योंकि जब आप चीज़ों को देखो एक सर्कल में अरेंज कर रहे हो तब भी तो क्वेश्चन हो सकता है ना, फ्यू थिंग्स अकर टुगेदर, नो टू थिंग्स कम टुगेदर. तो वही चीज इसमें भी अप्लाई होगी, पर क्या डिफरेंस है अगर आप चीजों को एक लाइन में अरेंज कर रहे हो या फिर एक सर्कल में अरेंज कर रहे हो. ऑलराइट, तो लेट अस स्टार्ट विद दिस टॉपिक. पहला शुरू करते हैं हम यहाँ पे सर्कुलर परमुटेशंस. अब देखो इसमें जो सबसे पहला रिजल्ट हम लिखेंगे वो ये होगा, फर्स्ट रिजल्ट विल बी कि नंबर ऑफ सर्कुलर परमुटेशंस, नंबर ऑफ circular permutations of n different things, कितनी चीजों की, of n different things will be equal to what. जैसे अगर आप एक सर्कल पे n डिफरेंट चीजों को अरेंज कर रहे हो ना बेटा, तो नंबर ऑफ वेज होते हैं n-1 फैक्टोरियल. लाइन में अरेंज कर रहे थे तो नंबर ऑफ वेज कितने थे, n फैक्टोरियल थे. ऐसा क्यों हो रहा है वो हम देखते हैं. उससे पहले यहां पे हम एक नोट लिखेंगे. देखो, वी आर गोइंग टू राइट वन नोट कि जो ऊपर हमने n-1 फैक्टोरियल, देखो हमने कहा कि n चीजों को अरेंज कर सकते हैं n-1 फैक्टोरियल वेज में. तो ये जो n-1 फैक्टोरियल वेज है ना बेटा, इनमें क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज अरेंजमेंट्स को अलग अलग माना गया है, सेम नहीं माना गया. तो ये बात एक बार ही लिख लेते हैं कि इन अबव n-1 फैक्टोरियल सर्कुलर परमुटेशंस, ठीक है, ये जो ऊपर वाली हमारी n-1 फैक्टोरियल सर्कुलर परमुटेशंस है ना, तो इनमें हम क्या कंसिडर कर रहे हैं, क्लॉकवाइज एंड एंटी क्लॉकवाइज अरेंजमेंट्स. क्लॉकवाइज एंड anti-clockwise arrangements are counted as different permutations, ठीक है, या different arrangements. तो इनको हमने different permutations या different arrangements हमने इनको काउंट किया है. Is it all right? मतलब क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज अलग अलग माना जाएगा. Is it all right? अब देखो पहले ये चीज देखते हैं, जब हम n डिफरेंट थिंग्स को एक लाइन में अरेंज कर रहे थे, देखो ठीक है, when we were arranging n डिफरेंट थिंग्स in a line, तो हमारे पास नंबर ऑफ वेज कितने थे, देखो है ना, npn फॉर्मूला हुआ करता था विच वॉज इक्वल टू n फैक्टोरियल. तो इसका मतलब जब हम लाइन में अरेंज कर रहे हैं तो हमारे पास आ रहा है n फैक्टोरियल. सर्कुलर परमुटेशन का मतलब आप सर्कल में अरेंज कर रहे हो तो आपके पास ये फॉर्मूला है n-1 का फैक्टोरियल, ठीक है ना, ये n-1 का, एक मिनट, लेट मी राइट इट प्रॉपर्ली. तो दिस इज n-1 का फैक्टोरियल. अब ये ऐसा क्यों हो रहा है, तो सबसे पहले तो हम यही बात बेटा ऑब्जर्व कर लेते हैं, ठीक है. उसके लिए मान लो मैंने 4 लेटर्स लिए ABCD. अब देखो जरा ध्यान से, सपोज आई हैव 4 लेटर्स A-B-C और D. मान लो सर्कल पे हमने एक अरेंजमेंट ये किया A-B-C एंड D. इज इट ऑल राइट? अगला मान लो अरेंजमेंट कुछ ऐसे है इन्हीं 4 लेटर्स का A-B-C एंड D. अब मान लो अरेंजमेंट ऐसे है A-B-C एंड D, और फिर मान लो अरेंजमेंट ऐसे है A-B-C और D. Suppose these are the arrangements.
अब देखो इन चारों में क्या हो रहा है, अगर हम एक लाइन की बात करते, मान लो ये हमारे पास फर्स्ट पोजीशन है, इज इट ऑल राइट, ये फर्स्ट पोजीशन है हर एक में, और मान लो हम जा रहे हैं एंटी क्लॉकवाइज, तो अगर लाइन में होता तो हम कहते ये है हमारा ए बी सी डी अरेंजमेंट, ठीक है, अगर पोजीशन फिक्स होती तो, ठीक है, मान लो हमने ये फर्स्ट पोजीशन फिक्स कर दी है जिनको मैंने एरो से दिखाया है, फिर लाइन में अगर आप डी से स्टार्ट करते तो होता डी ए बी सी, राइट, फिर अगला क्या होता, देखो सी से स्टार्ट कर रहे हो सी डी ए बी, और फिर हमारे पास है बी सी डी ए। तो देखो जब ये लाइन में अरेंजमेंट्स हो रहे हैं ना, ये अरेंजमेंट अगर आपने एक लाइन में किए हैं तो दीज आर 4 डिफरेंट लीनियर परमुटेशंस। क्या है ये? दीज आर, वी विल से, ये है हमारी 4 डिफरेंट लीनियर परमुटेशंस। सो यहां पे लिखते हैं, तो दीज आर 4 डिफरेंट लीनियर परमुटेशंस, ऑलराइट। लेकिन ये सारी की सारी बेटा जो इक्वल है ना, लीनियर परमुटेशन 4 डिफरेंट, दिस इज इक्वल टू 1 सर्कुलर परमुटेशन। ये सारी की सारी एक ही सर्कुलर परमुटेशन है। देखो कैसे, सर्कल में क्या होता है बेटा, कोई पोजिशनिंग पहले फिक्स नहीं होती। अगर आप सर्कल लेते हो कहीं से भी शुरू करो, लाइन में तो होता है ना शुरू से, ये फर्स्ट है, सेकंड है, थर्ड है, फिर फोर्थ है, ऐसे जाते हैं हम, ठीक है। लेकिन सर्कल में क्योंकि उसका स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट नहीं होता, तो आप कहीं से भी स्टार्ट कर सकते हो। अब देखो जहां हम जैसे एंटी क्लॉकवाइज रहे हैं, इसमें मैंने यहां से स्टार्ट किया ए बी सी डी, अगले में भी वही अरेंजमेंट है, सिर्फ यहां से स्टार्ट कर रहे हैं ए बी सी डी। तो पोजीशनिंग पहली ये भी हो सकती है, ये भी हो सकती है, क्योंकि सर्कल में स्टार्टिंग पॉइंट तो होता नहीं है बेटा। तो ए बी सी डी हो गया, सेम अरेंजमेंट है, ठीक है। एंटी क्लॉकवाइज यहां भी देखो ए बी सी डी गए, और इस केस में भी ए बी सी डी जा रहे हैं। अगले में भी देखो ये ए से स्टार्ट किया ए बी सी डी, फिर लास्ट वाले में भी देखो ए बी सी डी। तो लाइन में हम बोल रहे थे कि ए बी सी डी, फिर ये डी ए बी सी, सी डी ए बी और बी सी डी ये होगा। तो ये 4 डिफरेंट बेटा लीनियर परमुटेशंस हैं, पर सर्कल पे ये अरेंजमेंट एक ही माना जाएगा, ठीक है। अब अगर आपको बात याद हो कि 4 डिफरेंट अगर थिंग्स होती हैं, 4 डिफरेंट, जैसे हमारे पास लेटर्स थे बेटा ए बी सी डी, इनको अगर हम एक लाइन में अरेंज कर रहे थे तो हमारे पास नंबर ऑफ वेज कितने थे? 4 फैक्टोरियल। अब हमने कहा है कि 4 फैक्टोरियल डिफरेंट लीनियर परमुटेशंस आर इक्वल टू 1 सर्कुलर परमुटेशन। तो इसका मतलब ये हो गया, दिस इंप्लाइज नंबर ऑफ सर्कुलर परमुटेशंस, देखो यहां पे कितना हो जाएगा, ऑलराइट। सो वी विल से नंबर ऑफ circular permutations will be equal to 4 factorial और divided by 4। 4 से क्यों डिवाइड किया? क्योंकि ये देखो हर 4 डिफरेंट लीनियर परमुटेशंस जो है हमारी, वो किसके इक्वल है बेटा? 1 सर्कुलर परमुटेशन के। तो टोटल सर्कुलर परमुटेशंस 4 फैक्टोरियल अपॉन 4, दिस विल बी इक्वल टू 3 फैक्टोरियल। इज इट ओके? तो 4 डिफरेंट अगर आपके लेटर्स हैं तो सर्कुलर परमुटेशंस कितनी हो गई? 3 फैक्टोरियल एन माइनस 1 फैक्टोरियल। तो इसीलिए हमने यहां पे ये रिजल्ट कहा, देखो कि अगर हमारे पास, क्या कहा हमने स्टार्टिंग में, कि अगर हमारे पास n डिफरेंट थिंग्स हैं तो सर्कुलर परमुटेशंस कितनी होंगी? n माइनस 1 फैक्टोरियल। और इनमें क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज अरेंजमेंट्स अलग अलग माने जाएंगे। इसका मतलब यहीं पे समझाती हूं, देखो यहां पे देखो, जैसे अगर आप यहां पे एंटी क्लॉकवाइज गए ए बी सी डी, ये अरेंजमेंट अलग है, और अगर आप ए से ही स्टार्ट करके क्लॉकवाइज जाते हो बेटा ए डी सी बी, तो ये सर्कुलर परमुटेशन अलग मानी जाएगी, ठीक है। ए बी सी डी विल बी डिफरेंट फ्रॉम ए डी सी बी। तो क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज आर कंसिडर्ड टू बी डिफरेंट। अब देखो इसमें सेकेंड पॉइंट एक और हमने करना है बिफोर वी स्टार्ट विद द क्वेश्चंस। वो होगा कि कई बार क्वेश्चन आता है कि नंबर ऑफ नेकलेसेस हमें फॉर्म करने हैं, ऑलराइट। तो लेट मी टेक अप द सेकेंड पॉइंट। सेकेंड पॉइंट ये हो जाएगा, नंबर ऑफ नेकलेसेस दैट कैन बी फॉर्म्ड यूजिंग n डिफरेंट बीड्स। एंड डिफरेंट बेटा हम क्या यूज कर रहे हैं? बीड्स यूज कर रहे हैं। बीड्स मतलब मोती, आप फ्लावर्स भी हो सकते हैं, पर्ल्स भी हो सकते हैं, कुछ भी हो सकते हैं। तो इसका फॉर्मूला होता है n माइनस 1 फैक्टोरियल और डिवाइडेड बाय 2।
तो इसमें जितनी सर्कुलर परमुटेशन थी ना, देखो n डिफरेंट चीजों की, यहां पे हम n डिफरेंट बीड्स ले रहे हैं, देखो वी आर टेकिंग n डिफरेंट बीड्स, ठीक है। तो नंबर ऑफ नेकलेसेस में 2 से डिवाइड क्यों हुआ ये ऑब्जर्व करते हैं। Why are we dividing by 2? इसका रीजन देखते हैं, ठीक है। लेट मी शो यू द रीजन ओवर हेयर। जैसे यहां पे देखो, इस केस में मान लो हमारे पास, अगर सपोज हमारे पास डिफरेंट कलर के बीड्स हैं, एक मेरे पास हो गया बेटा ब्लू, एक मेरे पास हो गया यहां पे ग्रीन, और सपोज एक बीड है मेरे पास येलो, ठीक है। तो ये कौन से बीड्स हैं, देखो वी हैव येलो, ब्लू एंड ग्रीन, और ये किस ऑर्डर में आ रहे हैं, एंटी क्लॉकवाइज ऑर्डर में आपके आ रहे हैं। ये हमने ऑर्डर कहां लिया है, एंटी क्लॉकवाइज लिया है। अब मान लो अगर हम एक और नेकलेस लेते हैं, यहां पे सपोज इसमें हमने बीड्स ऐसे लिए हैं, यहां पे हमने लिया येलो, फिर हमने लिया है बेटा इधर ब्लू, एंड देन आई एम टेकिंग हेयर ग्रीन, ठीक है। अब देखो यहां पे हमारे पास क्या हो रहा है, दिस इज येलो, ब्लू एंड ग्रीन। अब ये कौन सा ऑर्डर हो गया, क्लॉकवाइज, ठीक है। दीज आर सपोज 2 डिफरेंट नेकलेसेस, ठीक है। अब आप नोटिस करो ये दोनों ना सेम ही नेकलेस है, हालांकि इसमें देखो पहले वाले में आपके पास येलो, ब्लू, ग्रीन, हम एंटी क्लॉकवाइज जा रहे हैं, इसमें क्लॉकवाइज जा रहे हैं। हम कहते हैं भैया हमें ये वाला नेकलेस नहीं चाहिए, ये वाला चाहिए, तो वो क्या करेगा शॉपकीपर, उसी नेकलेस को बेटा उल्टा करके रख देगा, फ्लिप कर देगा, इट विल बी टर्न्ड अपसाइड डाउन। तो ये दोनों जो हैं, दीज 2 आर सेम नेकलेस, ठीक है, ये दोनों सेम ही है, सिर्फ उसी को उल्टा किया हुआ है। इज इट ऑल राइट? तो क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज अरेंजमेंट से हमें सेम नेकलेस मिल रहा है। तो इसीलिए जितनी हमारी सर्कुलर परमुटेशंस थी वो 2 से डिवाइड होती हैं। तो फॉर्मूला हमारा नंबर ऑफ नेकलेसेस का ये बनता है n-1 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 2, ठीक है। तो 2 से डिवाइड इसलिए हुआ क्योंकि क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज से नेकलेस सेम मिलता है। इज इट ओके? जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर मैं यहां पे कहूं कि मेरे पास 5 डिफरेंट बीड्स हैं, ठीक है, इफ यू हैव 5 डिफरेंट बीड्स, तो कोई हमें पूछे कि नंबर ऑफ नेकलेसेस इससे कितने बनेंगे, तो हम क्या बोलेंगे यहां पे कि नंबर ऑफ नेकलेसेस फॉर्म्ड विल बी इक्वल टू 5 - 1 4 फैक्टोरियल, और किससे डिवाइड होगा बेटा 2 से। तो 24/2 मतलब कितने नेकलेसेस हमें मिलेंगे, 12 मिलेंगे। ऑलराइट, अब देखो सर्कुलर परमुटेशंस पे हम कुछ क्वेश्चंस करते हैं। लुक एट द फर्स्ट क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन। आपको कहा है कि बताओ नंबर ऑफ वेज अरेंजिंग 8 men and 4 women अराउंड अ सर्कुलर टेबल, ठीक है ना। कई बार पता है अराउंड अ टेबल ही लिखा होता है, सर्कुलर नहीं लिखा होता, तो हमें हिंट कहां से मिलती है, अराउंड से। कई बार लिखा होता है अलोंग अ टेबल, अलोंग मतलब लीनियर, अराउंड मतलब सर्कल के अराउंड। तो सर्कुलर टेबल पे, और देखो एक कंडीशन दी है हमें कि नो 2 वुमेन कैन सिट टुगेदर, ठीक है ना। तो ये कंडीशन का हम ख्याल करेंगे कि नो 2 वुमेन सिट टुगेदर, और ये एनटीए का टेस्ट 2 है, नेशनल टेस्ट अभ्यास का। ऑलराइट, सो लेट अस नाउ डू द सॉल्यूशन फॉर दिस क्वेश्चन। अब हम करते हैं इस क्वेश्चन का हमारा सॉल्यूशन। इज इट ओके? लेट्स सी हाउ टू डू इट नाउ। अब सबसे पहली चीज देखो हमें दिया क्या है कि हमारे पास हैं 8 men and 4 women। वुमेन के ऊपर कंडीशन है कि no 2 are together, ठीक है ना, इनमें से कोई भी 2 इकट्ठी बेटा नहीं है। तो आपको याद होगा जब ये फ्रेज आता है no 2 are together, हम क्या यूज करते हैं, गैप मेथड यूज करते हैं ना। अब गैप मेथड में क्या होता है, पहले उनको अरेंज करते हैं बेटा जिनके ऊपर कोई भी रिस्ट्रिक्शन नहीं होती। तो किन के ऊपर रिस्ट्रिक्शन नहीं है, मेन के ऊपर। तो लेट अस से 8 men को हमें अरेंज करना है अराउंड अ सर्कुलर टेबल। तो अभी हमने कहा कि n डिफरेंट चीजों को एक सर्कल में अरेंज करने के कितने वेज होते हैं, n-1 फैक्टोरियल। तो ये हो जाएगा कितनी वेज में, देखो इट विल बी डन इन 8 - 1 फैक्टोरियल वेज, मतलब इक्वल टू कितना, 7 फैक्टोरियल वेज। तो 8 men एक सर्कल के अराउंड इतनी वेज में अरेंज हो जाएंगे। अब देखो आप यहां पे ध्यान से कि अगर इसमें गैप्स कितने होंगे, क्योंकि हमने किस में अरेंज करना है, गैप्स पे अरेंज करना है वुमेन को। तो लेट अस सी हाउ मेनी गैप्स विल बी देयर, ठीक है। अब यहां पे जरा ध्यान से देखना, मान लो 8 men हमारे पास ऐसे अरेंज हो रहे हैं। सपोज आई हैव M1, यहां पे है M2,
फिर ले लो m3, देन वी टेक m4, फिर m5, ठीक है, देन m6, देन m7, और ये हो गए हमारे 8 men अरेंज m8 अराउंड अ सर्कल, ठीक है। अब इसमें हमने वुमेन को गैप पे अरेंज करना है, क्यों? क्योंकि हमें दिया है कि 4 वुमेन में से no 2 of them are together, ठीक है ना, 4 वुमेन है और कंडीशन है no 2 are together। तो अब देखो गैप्स कौन कौन से हैं। अब लाइन में मैंने आपको बताया था जैसे 5 चीजें अरेंज कर रहे हो तो 6 गैप्स होते हैं, एक ज्यादा होता है क्योंकि शुरू वाला और एंड वाला गैप बेटा अलग अलग होता है ना। सर्कल में देखो क्या होता है, एक गैप आपका ये हो गया, सेकेंड गैप, थर्ड गैप, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, सेवंथ एंड 8। तो जितनी चीजें हैं उतने ही गैप्स हैं। तो यहां पे हमारे पास 8 गैप्स मिले बेटा, ठीक है। 8 गैप्स पे आपने अरेंज करना है 4 वुमेन को, राइट। so 4 women are to be arranged on 8 gaps। अब देखो, अब -1 फैक्टोरियल नहीं करना, -1 फैक्टोरियल जो हमने यहां पे किया था वो सिर्फ पहली बार जब कोई सर्कल पे चीज अरेंज हो रही है उसके लिए करना होता है, बार बार नहीं करना होता, क्योंकि जब तक कोई चीज अरेंज नहीं होती तो स्टार्टिंग पोजीशन डिफाइंड नहीं होती, लेकिन जब कुछ चीजें अरेंज हो जाती हैं बेटा तो स्टार्टिंग पोजीशन हमारी डिफाइन हो जाती है। तो इसमें नंबर ऑफ वेज आपके कितने हो जाएंगे, 8p4, क्योंकि अरेंजमेंट करना है, परमुटेशन लगेगा। तो इट विल बी इक्वल टू 8 फैक्टोरियल अपॉन 8 - 4 कितना, 4 फैक्टोरियल। तो अब हम निकालते हैं, देखो मेन को अरेंज करने के वेज थे 7 फैक्टोरियल और वुमेन को अरेंज करने के हमारे वेज कितने हो गए, 8 फैक्टोरियल बाय 4 फैक्टोरियल या 8p4 भी कह सकते हो, ठीक है। तो टोटल वेज यहां पे लिखते हैं, तो टोटल वेज विल बी इक्वल टू, देखो कितना हो गया, इट इज इक्वल टू 7 फैक्टोरियल मल्टीप्लाइड बाय हाउ मच, 8p4। पहले चेक कर लेते हैं कि आंसर किस फॉर्म में है, अगर सॉल्व करके दिया है तो सॉल्व कर लेंगे। तो यहां पे ऑब्जर्व करो, डी ऑप्शन में अगर आप देखोगे बेटा इसी फॉर्म में आंसर दिया हुआ है 7 फैक्टोरियल इंटू 8p4। सो डी ऑप्शन विल बी करेक्ट। इज इट ओके? तो क्योंकि वुमेन के ऊपर बेटा कंडीशन थी यहां पे कि नो 2 आर टुगेदर, तो हमने गैप मेथड यूज किया। पहले 8 मेन को सर्कल पे अरेंज करने के 7 फैक्टोरियल वेज, जितने गैप्स हैं उतनी, मतलब कि जितने पहले मेन थे उतने ही गैप्स होंगे। तो 8 गैप्स हैं, उन पे 4 वुमेन अरेंज करनी है, 8p4 मल्टीप्लाई कर लो तो आंसर इसी फॉर्म में दिया हुआ है। गॉट इट? लेट्स लुक एट द नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ। अब देखो जरा पढ़ो, इस क्वेश्चन में हमें क्या दिया हुआ है। We are given if 11 members of a committee sit around at a round table, फिर से सर्कुलर परमुटेशन हो गई ना, so that president and secretary always sit together। तो नंबर ऑफ अरेंजमेंट आपने बताने हैं, ठीक है। तो let us now do the solution for this question। तो अब हम करते हैं इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन। अब देखो ध्यान से जरा कैसे करेंगे। आपको बनानी है 11 मेंबर्स की कमिटी, तो हमें चाहिए 11 मेंबर्स कमिटी, ये हमने फॉर्म करनी है। इज इट ऑल राइट? और इसमें क्या कहा है, इनको अरेंज करना है, ठीक है ना। 11 मेंबर्स की कमिटी को आपने बेटा अरेंज करना है एट अ राउंड टेबल, तो इनको अरेंज करना है अराउंड अ सर्कल, टू बी अरेंज्ड अराउंड अ सर्कल, ठीक है। ये हमारा क्वेश्चन है, पर इसमें एक कंडीशन है। क्या कंडीशन है, ये देखो कि प्रेसिडेंट एंड सेक्रेटरी, उनके बारे में क्या कहा गया है, दे ऑलवेज सिट टुगेदर, तो उनको इकट्ठे बैठना है। अब याद है ना, जब भी कुछ चीजें इकट्ठी आती हैं तो हमें क्या याद आना चाहिए, स्ट्रिंग मेथड। तो मान लो इन 11 मेंबर्स में प्रेसिडेंट P हो गया, सेक्रेटरी S हो गया, तो इनको इकट्ठे आना, इनको एक स्ट्रिंग से बांध देंगे एंड यू नो फिर उनको एक यूनिट मानते हैं। उसके अलावा हमारे कितने और मेंबर्स हो गए बेटा, 9 मेंबर्स है ना, टोटल 11 थे। तो M1 M2 से लेकर हमारे पास कितने और मेंबर्स हैं, M9, जिनके ऊपर कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। अब आप यहां पे ध्यान से देखो, ठीक है, कि हमारे पास एक तो ये हो गए प्रेसिडेंट और सेक्रेटरी को मिला के एक हो गया, और 9 लोग ये हैं। तो 9 + 1 मतलब आपने एक तरह से 10 पर्सन्स को अरेंज करना है, कहां पे, अराउंड अ सर्कल। तो नंबर ऑफ वेज कितने होंगे, देखो n - 1 फैक्टोरियल, तो 10 - 1 फैक्टोरियल मतलब इट विल बी इक्वल टू 9 फैक्टोरियल।
फिर देखो जब, और ये मेथड हमारा कौन सा था, हम इसको बोलते थे स्ट्रिंग मेथड, ठीक है ना, जिसमें चीजें जो इकट्ठी आनी है हम कहते हैं, मान लो उनको हमने एक स्ट्रिंग से टाई कर लिया। और एक बात याद है ना कि जब स्ट्रिंग मेथड होता है तो इनको नहीं भूल जाना, पी और एस को, ये आपस में जगह तो इंटरचेंज कर सकते हैं ना, है ना। तो अगला काम क्या होगा, पी और एस बेटा आपस में जगह इंटरचेंज करेंगे। कितनी वेज में करेंगे, 2 लोग हैं तो 2 फैक्टोरियल वेज में करेंगे। तो टोटल वेज देखो कितने आ गए। अब नाउ लेट अस फाइंड द टोटल वेज। तो हमारे पास 2 काम हुए। पहले काम को करने के तरीके थे 9 फैक्टोरियल, दूसरे काम को करने के 2 फैक्टोरियल। तो नंबर ऑफ वेज एक तरह से हो गए 9 फैक्टोरियल मल्टीप्लाइड बाय 2 फैक्टोरियल। 2 फैक्टोरियल को देखो 2 लिख सकते हैं, तो इन अ वे इट इज 9 फैक्टोरियल एंड मल्टीप्लाइड बाय 2। ऑलराइट, सो दिस इज द आंसर, 9 फैक्टोरियल इंटू 2। और आप देख सकते हो आपको स्क्रीन पे दिख रहा है, ए ऑप्शन विल बी करेक्ट। ठीक है, तो ए ऑप्शन हमारी करेक्ट हो गई बेटा। गॉट इट। अगला क्वेश्चन करते हैं, देखो। नाउ लुक एट दिस क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन। लेट अस रीड द क्वेश्चन। नंबर ऑफ नेकलेस ऑफ 12 बीड्स, ठीक है, 12 बीड्स मतलब 12 मोती, उनका एक नेकलेस बनाना है फ्रॉम 18 बीड्स ऑफ वेरियस कलर्स। हमारे पास 18 बीड्स हैं जिनमें से नेकलेस सिर्फ 12 का बनाना है, और वेरियस कलर्स के हैं 18 बीड्स, मतलब ऑल बीड्स आर डिफरेंट। ऑलराइट, सो नाउ लेट अस डू द सॉल्यूशन फॉर दिस क्वेश्चन। तो अब हम करते हैं इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन। ठीक है, देखो कैसे करेंगे। सबसे पहले तो हम ये कहेंगे कि पहला काम हमारा क्या होगा, सिलेक्शन का। तो पहला काम जो हमने करना है वो सिलेक्शन का करना है बेटा। यहां पे कैसे कि 18 बीड्स में से आपने बेटा सिलेक्ट करने हैं कितने, 12 बीड्स। ऑलराइट, 18 बीड्स में से 12 बीड्स सेलेक्ट होंगे। अब देखो जब सिलेक्शन होती है तो हम क्या यूज करते हैं, कॉम्बिनेशन। तो यहां पे हमारे नंबर ऑफ वेज देखो कितने हो जाएंगे, इट विल बी इक्वल टू 18C12। ठीक है, ये तरीके हो गए। सिलेक्शन का काम है बेटा तो कॉम्बिनेशन यूज होगा। अब देखो दूसरा काम क्या होगा, अरेंजमेंट का। जिन बीड्स को आपने सिलेक्ट कर लिया, अब उनको आपने अरेंज करना है टू फॉर्म अ नेकलेस। अब हमारे पास 12 बीड्स हैं, तो याद है ना नेकलेस में क्या होता है, क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज अरेंजमेंट से सेम नेकलेस मिलता है। तो यहां पे हमारे पास नंबर ऑफ नेकलेसेस देखो कितने आएंगे जब आप उनको अरेंज करोगे। तो नंबर ऑफ नेकलेसेस विल बी इक्वल टू, क्या फॉर्मूला था याद है ना, n-1 का फैक्टोरियल एंड डिवाइडेड बाय 2। तो लेट्स सी हाउ मच इज दिस। सो दिस विल बी इक्वल टू n-1 मतलब 11 फैक्टोरियल और डिवाइडेड बाय 2। तो अब देखो पहला काम सिलेक्शन का था जिसको करने के वेज थे 18C12, दूसरा काम हमारा ये है। तो अब हम निकालते हैं टोटल वेज। तो लेट अस फाइंड टोटल वेज। ऑलराइट, टोटल वेज देखो कितने हो जाएंगे, 18C12 और मल्टीप्लाइड बाय 11 फैक्टोरियल, किससे डिवाइड करना है, 2 से। अब एक बार ही चेक कर लो क्या ऑप्शन इस फॉर्म में है, इस फॉर्म में तो नहीं है ना, 18C12 तो कहीं नहीं दिया हुआ। ठीक है, तो इसका मतलब हमें थोड़ा सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। तो अब हम करते हैं इसको बेटा सिंप्लीफाई। अब देखो ये कितना हो गया, 18 फैक्टोरियल अपॉन 12 फैक्टोरियल 6 फैक्टोरियल, यही होगा। ठीक है, मल्टीप्लाइड बाय 11 फैक्टोरियल और डिवाइडेड बाय 2। अब आप इसको देखो, 18 फैक्टोरियल है और नीचे 12 फैक्टोरियल है, तो इसको एक्सपैंड करो और ये 12 फैक्टोरियल कैंसिल कर देते हैं। ठीक है, तो 12 फैक्टोरियल कैंसिल हो जाएगा, इसको 13 तक एक्सपैंड करो और इसको भी एक्सपैंड कर लो। तो वी आर गेटिंग 18 इंटू 17 इंटू 16 इंटू कितना 15 इंटू 14 इंटू 13। ठीक है, 12 फैक्टोरियल हमारा कैंसिल हो गया। 6 फैक्टोरियल है, 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, और साथ में है 11 फैक्टोरियल और डिवाइडेड बाय 2। अब देखते हैं पहले क्या क्या हमारा कैंसिल हो रहा है। ध्यान दो इधर, ये 6 3 18 आपका कैंसिल हो गया। ठीक है, फिर ये देखो 5 3 15 कैंसिल हो गया, फिर 4 4 16 कैंसिल हो गया, और ये 2 2 यहां पे कर लो चाहे 2 7
इज इट ओके? ये हमारा कैंसिल हो गया। अब देखो हमारे पास क्या बच रहा है। लेट्स सी व्हाट डू वी हैव। एक चीज और नोटिस करो, जैसे यहां पे 11 फैक्टोरियल है और आपके पास 13 है, तो अगर हमें 12 मिल जाए, जो कि देखो यहां पे मिल रहा है, तो जिनको मैंने हाईलाइट किया है वो मिला के क्या बन जाएंगे? 13 फैक्टोरियल। 11 फैक्टोरियल इंटू 12 इंटू 13 विल बी 13 फैक्टोरियल। तो उसको अलग कर लेते हैं। बचा आपके पास ये 17 मल्टीप्लाइड बाय, सॉरी यहाँ पे यस 17 इंटू 7 हो गया हमारा यहाँ पे, और इंटू बेटा ये हो जाएगा 13 फैक्टोरियल और डिवाइडेड बाय कितना? 2। ये देखो सॉल्व कर लो कितना आ गया। दिस इज 119 मल्टीप्लाइड बाय 13 फैक्टोरियल और डिवाइडेड बाय 2। सो दिस शुड बी द सॉल्यूशन। देखते हैं इस फॉर्म में है या नहीं है। नहीं तो जिस फॉर्म में है तो उस फॉर्म में उसको लाया जा सकता है। तो वी आर गेटिंग 119 इंटू 13 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 2। लेट्स चेक द आंसर बेटा। ये देखो आपके पास यहां पे कौन सी ऑप्शन? बी ऑप्शन मैच हो रही है। 119 इंटू 13 फैक्टोरियल बाय 2। सो बी ऑप्शन विल बी करेक्ट। गॉट इट? तो ये हमने कुछ क्वेश्चंस किए किस पे? सर्कुलर परम्यूटेशंस पे। ऑलराइट, अब देखो हम आगे चलते हैं। नेक्स्ट जो हम बात करेंगे, अब हम आते हैं किस पे? कॉम्बिनेशंस पे। अभी तक हम बात कर रहे थे परम्यूटेशंस की। नाउ लेट अस मूव ऑन टू कॉम्बिनेशंस। ठीक है, तो हेडिंग देते हैं बेटा हमारा कॉम्बिनेशंस। अब देखो इसके रिजल्ट्स करते हैं। सबसे पहला रिजल्ट हम इसकी डेफिनेशन ही करेंगे। एक तो कॉम्बिनेशन का मीनिंग क्या होता है पहले तो वो लिख लो। कॉम्बिनेशन का मीनिंग होता है नंबर ऑफ सिलेक्शंस, है ना? कितने तरीके से आप चीजों को क्या कर रहे हो? सिलेक्ट कर रहे हो। परम्यूटेशन याद है ना, वो था अरेंजमेंट, और कॉम्बिनेशन है सिलेक्शन। तो इसमें हम ये कहेंगे, सबसे पहला जो हमारा रिजल्ट होगा वो ये होगा कि द नंबर ऑफ कॉम्बिनेशंस, किनका कॉम्बिनेशन देखो? ऑफ n different things taken r at a time। ठीक है, एट अ टाइम हम कितनी ले रहे हैं? r ले रहे हैं। इसका मतलब क्या हुआ? कितने तरीके से आप r चीजें सिलेक्ट कर सकते हो n में से। ठीक है, तो ये डिनोट हम करते हैं NCR, या तो ऐसे सिंबल बेटा C फॉर कॉम्बिनेशन, या CN ब्रैकेट R, या फिर ऐसे ब्रैकेट डाल के ऊपर N और नीचे R। और इसका फॉर्मूला आपका हो जाएगा क्या? N फैक्टोरियल अपॉन R फैक्टोरियल इंटू N माइनस R फैक्टोरियल बेटा। ठीक है ना, दिस विल बी द फॉर्मूला। और यहां पे हमारा जो R है वो वेरी कर रहा है 0 से लेकर कहां तक? N तक। ठीक है ना, तो R इज वेरिंग फ्रॉम 0 टू N। क्यों? क्योंकि देखो अगर आपके पास N डिफरेंट चीजें हैं, आपको R सेलेक्ट करनी है। तो जैसे अगर आपको 10 चीजें दी हैं, या तो आप एक भी सेलेक्ट नहीं करोगे, आपने 0 चीजें सेलेक्ट कर ली, या 1 या 2 या 3 या 10 की 10, आप 10 में से 11 चीजें तो नहीं ना सेलेक्ट कर सकते। ठीक है, तो अगर आपके पास n डिफरेंट चीजें हैं और आपको R सेलेक्ट करनी है, तो R कहां से कहां तक लाई करेगा? 0 से लेकर n तक। राइट, अब देखो आगे बढ़ने से पहले ना हम करेंगे इसकी पहले कुछ प्रॉपर्टीज, क्योंकि क्वेश्चंस में वी यूज प्रॉपर्टीज ऑफ NCR। सो लेट मी राइट हियर प्रॉपर्टीज ऑफ NCR। ठीक है, तो वो हम करते हैं। तो प्रॉपर्टीज ऑफ NCR, सबसे पहली प्रॉपर्टी हम करते हैं यहां पे, वो देखो क्या है। पहली प्रॉपर्टी तो हम डेफिनेशन ही लिख लेते हैं कि NCR इज इक्वल टू n फैक्टोरियल अपॉन r फैक्टोरियल इंटू n माइनस r का फैक्टोरियल। ठीक है, अब आप एक चीज नोटिस करो, यहां पे पहली बात तो मैंने आपको यह बताई थी कि r लाई करता है 0 से लेकर कहां तक? n तक। और एक चीज क्या नोटिस करेंगे कि आप इतना पार्ट देखो, n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस r फैक्टोरियल, किसका फॉर्मूला था ये बताओ? यस, NPR का। तो इसका मतलब हम NCR को ऐसे भी लिख सकते हैं NPR और डिवाइडेड बाय R फैक्टोरियल।
इज इट ओके? और इससे हमें एक बात और पता चलती है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो एक तरह से NPR हो गया NCR मल्टीप्लाइड बाय R फैक्टोरियल। दिस कैन ऑल्सो बी सेड, मतलब जब आपने n डिफरेंट थिंग्स में से R चीजें अरेंज करनी है तो एक तरह से दो काम कर रहे हैं। क्या काम कर रहे हैं? पहले n में से R चीजें सेलेक्ट कर रहे हैं, फिर उन R चीजों को अरेंज कर रहे हैं। याद है ना, n थिंग्स को अरेंज करने के n फैक्टोरियल वेज होते हैं। तो ये हमारा रिजल्ट आ गया। ऑलराइट, अब इसमें देखो दूसरी प्रॉपर्टी। हमने कहा कि ये ऊपर वाला फॉर्मूला तब एप्लीकेबल है जब R आपका 0 से n के बीच में लाई कर रहा है। अगर आपका R n से बड़ा हो जाए, इफ R इज ग्रेटर देन n, इज इट ऑलराइट? अगर हमारे पास R बेटा क्या हो जाए, ग्रेटर देन n, तो उस केस में नंबर ऑफ वेज कुछ होंगे ही नहीं ना, तो उस केस में NCR विल बी इक्वल टू 0। कितने तरीके होंगे सिलेक्शन के? 0 हो जाएंगे। थर्ड देखो, हमारा थर्ड रिजल्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि NCR इक्वल होता है किसके? NCN माइनस R के। ठीक है, तो ये है बेटा हमारी थर्ड प्रॉपर्टी। इसको मैं एक एग्जांपल से आपको समझाती हूं। देखो, इफ वी टेक एन एग्जांपल, सपोज आई हैव 10C4, तो हम क्या बोल रहे हैं, किसके इक्वल होगा? 10C n माइनस R, n प्रीफिक्स है, R सफिक्स है, प्रीफिक्स 10 है, सफिक्स कितना है? 4, तो 10 माइनस 4 6। आप सॉल्व भी करके देख सकते हो। 10C4 इज 10 फैक्टोरियल, 4 फैक्टोरियल, 6 फैक्टोरियल, और ये भी तो यही आएगा। 10C6 क्या आएगा? देखो, 10 फैक्टोरियल हमारे पास ये आ गया 10 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 6 फैक्टोरियल 4 फैक्टोरियल, तो यू कैन सी बोथ आर इक्वल, राइट? सो दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट रिजल्ट कि NCR इज इक्वल टू NCN माइनस R। पता है, इसी को यूज करके ना हमें अगला रिजल्ट मिलता है। देखो, अभी हमारे पास ये रिजल्ट है, ठीक है। फोर्थ प्रॉपर्टी देखो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे, लेट मी राइट द फोर्थ वन नाउ। फोर्थ प्रॉपर्टी ये होती है कि इफ NCP इज इक्वल टू NCQ, देन तब क्या होता है? देन आइदर P is equal to Q और P plus Q is equal to N। ये प्रॉपर्टी है। क्या प्रॉपर्टी है? कि अगर आपके पास NCP बेटा इक्वल है किसके? NCQ के, ठीक है, तो उस केस में आपके पास या तो अगर प्रीफिक्स सेम है तो सफिक्स भी सेम हो जाए, या तो P Q के इक्वल हो जाए, या P plus Q कितना हो जाए? N हो जाए। एग्जाम्पल से समझते हैं इसको भी। ये देखो, अब जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर हमारे पास है 20C13, तो या तो वो इसी के इक्वल होगा ना, 20C13 के, है ना, प्रीफिक्स भी सेम और सफिक्स भी सेम, दोनों इक्वल है, तो ये वाला केस हो गया P इक्वल टू Q, ठीक है, प्रीफिक्स तो वैसे ही सेम था, सफिक्स भी सेम हो गया। या फिर देखो 20C13 किसके इक्वल होगा? प्रीवियस प्रॉपर्टी यूज करो, NCR इज NCN माइनस R, ये वाली प्रॉपर्टी, इसको यूज करते हैं। तो इसको यूज करके 20C13 विल बी इक्वल टू 20C7 N माइनस R। अब आप नोटिस करो यहां पे P और Q इक्वल नहीं है, लेकिन हम एक बात ऑब्जर्व करते हैं कि इनका सम 13 प्लस 7 है 20, विच इज इक्वल टू N, ठीक है ना। तो इस केस में P प्लस Q कितना हो गया? N हो गया। तो ये जो हमने ऊपर प्रॉपर्टी करी है NCR इज NCN माइनस R, उसी से हमें ये प्रॉपर्टी मिली है। बल्कि पता है इसके ना हम कुछ स्पेशल केस ओरली भी याद करेंगे, वो मैं लिखती हूं पहले, देखो जरा। जैसे अब आप देखो ये फिफ्थ रिजल्ट, जैसे NC0 ले रहे हैं ना बेटा, तो वो इक्वल होगा NCN के, और दोनों किसके इक्वल होंगे? 1 के। ये कुछ स्पेशल केसेस हैं जो हमारे क्वेश्चंस में बहुत फ्रीक्वेंटली यूज होते हैं, तो बेटर है इनकी वैल्यू हम ओरली याद कर लें, ठीक है। अगला देखो सिक्स्थ, इसी तरह से सिक्स्थ हम ये ले सकते हैं कि NC1 इज इक्वल टू NCN माइनस 1, और दोनों किसके इक्वल हो गए? N के। इसी तरह से एक ये याद रखना, ये वाला NC2 ना, अभी हम आगे ज्योमेट्रिकल रिजल्ट्स करेंगे, उनमें बहुत यूज होता है NC2। तो NC2 विल बी सेम एज NCN माइनस 2, और दोनों किसके इक्वल हो जाएंगे? अगर हम फॉर्मूला लगा लें N इंटू N माइनस 1 बाय 2 के इक्वल होंगे बेटा, राइट। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट प्रॉपर्टी नाउ। अगली प्रॉपर्टी देखो, एट्थ प्रॉपर्टी।
एट्थ प्रॉपर्टी ये है कि NCR प्लस NCR माइनस 1 ये इक्वल होता है देखो किसके, N प्लस 1 CR के। अब इस प्रॉपर्टी को जरा ध्यान से देखना, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है जो परमुटेशन कॉम्बिनेशन में ही नहीं बेटा बल्कि बायनोमियल थ्योरम में भी बहुत यूज होती है। रादर जितनी भी हमारी NCR की प्रॉपर्टीज हैं वो अपार्ट फ्रॉम परमुटेशन कॉम्बिनेशन वी ऑल्सो यूज देम इन बायनोमियल थ्योरम। ऑलराइट, अब देखो इसमें आप नोटिस करो कि ये प्रॉपर्टी कब एप्लीकेबल होगी। आप एक चीज ऑब्जर्व करो, यहाँ पे जो आपका प्रीफिक्स है देख रहे हो वो सेम है और जो सफिक्स है वो क्या है, कंसेक्यूटिव है, एक के बाद एक है। तो जैसे अगर मैं यहाँ पे लिख दूं कि यहाँ पे हमारा बेटा प्रीफिक्स इज सेम राइट एंड सफिक्स कंसेक्यूटिव, प्रीफिक्स सेम है और सफिक्स कंसेक्यूटिव है। कंसेक्यूटिव का मतलब 1 का डिफरेंस है। तो राइट साइड पे हम क्या कर रहे हैं, देखो प्रीफिक्स में एक ऐड कर रहे हैं और सफिक्स बड़े वाला ले रहे हैं ना। तो राइट साइड पे आप कैसे ध्यान में रखोगे कि प्रीफिक्स जो भी है जैसे n था उसमें एक ऐड कर दिया और बिगर वाला क्या लेना है, हमें सफिक्स लेना है। तो हम लेंगे हमारा बिगर सफिक्स, इज इट ओके, ये लेंगे। जैसे एग्जांपल लेते हैं, लेट मी टेक वन एग्जांपल नाउ। फॉर एग्जांपल हमें ऐड करना है सपोज 13C5 और प्लस 13C4 को, ठीक है। तो हम नहीं चाहते कि फैक्टोरियल में जाएं, हमारे पास डायरेक्ट तरीका है बेटा इसको निकालने का। देखो क्या हो जाएगा, 13 में एक ऐड करो 14 हो गया। पहले तो ये चेक करो प्रॉपर्टी एप्लीकेबल है या नहीं। तो हमने चेक कर लिया, ठीक है कि प्रीफिक्स सेम है और सफिक्स कंसेक्यूटिव है। तो प्रीफिक्स में एक ऐड हो जाएगा वो 14 हो जाएगा और सफिक्स बड़े वाला कितना है, 4। तो इट विल बी इक्वल टू 14C4। ऑलराइट, सिमिलरली जैसे अब देखो ये जो दो हमने टर्म्स ली थी इनको हमने ऐड किया है जिसमें प्रीफिक्स सेम था, सफिक्स कंसेक्यूटिव, NCR प्लस NCR माइनस 1। अगली प्रॉपर्टी लेते हैं, जब इनको डिवाइड करेंगे तो देखो क्या होगा। सो लेट मी राइट द 9th वन। 9th प्रॉपर्टी होगी NCR डिवाइडेड बाय NCR माइनस 1, ठीक है। इनमें भी वही है, देखो प्रीफिक्स सेम है और सफिक्स कंसेक्यूटिव है। तो यहां पे लिख भी देते हैं, अगेन हेयर ऑल्सो वी हैव प्रीफिक्स सेम राइट एंड सफिक्स कंसेक्यूटिव, ठीक है। प्रीफिक्स सेम है और सफिक्स हमारा क्या हो गया, कंसेक्यूटिव, ये हो गया। तो ये किसके इक्वल होता है, ध्यान से देखो अब क्या प्रॉपर्टी है, ध्यान देना। जैसे बड़े वाला सफिक्स ना बेटा R है तो वो ऊपर है ना अभी न्यूमरेटर में, तो उसको कहां पे लिखना है, आपने नीचे लिखना है, R नीचे आएगा। फिर छोटे वाला जो आपका सफिक्स है R माइनस 1 उसको n में से माइनस करके अपोजिट साइड, मतलब न्यूमरेटर में लिखेंगे n माइनस R माइनस 1। तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो फर्दर, n माइनस R प्लस 1 डिवाइडेड बाय R। तो ये हो गई हमारी बेटा 9th प्रॉपर्टी, ठीक है। अभी मैं इसका भी एग्जांपल लेती हूं। तो अगेन वी यूज दिस प्रॉपर्टी क्वाइट ऑफन, ठीक है। जैसे एग्जांपल से समझें, अगर हम इसको देखो, लेट मी टेक फॉर एग्जांपल वी हैव से 25C10 और डिवाइडेड बाय 25C9। तो पहले तो इंश्योर करो क्या प्रीफिक्स सेम है, बिल्कुल प्रीफिक्स 25 है और 25 है, सेम है ना ऊपर नीचे, ठीक है। और सफिक्स कंसेक्यूटिव है, ऊपर 10 है और नीचे कितना है, 9 है। तो हमने क्या करना था, देखो बड़े वाला सफिक्स 10 है, ठीक है, तो वो कहां पे आएगा, नीचे आएगा। और छोटे वाला जो आपका सफिक्स है 9 उसको 25 में से क्या करना है, माइनस। तो ऊपर आ जाएगा हमारा 25 माइनस 9। तो ये कितना हो गया, देखो 16/10 विच इज इक्वल टू 8/5। दिस विल बी द आंसर। ऑलराइट, तो हमने बिना फैक्टोरियल में कन्वर्ट करे इसको निकाल लिया। अब एक एग्जांपल और देखो यहां पे, लेट मी टेक वन मोर एग्जांपल। मान लो हमारे पास ऐसे हो जाए, देखो कि हमारे पास है सपोज 50C20 और डिनोमिनेटर में है 50C21। अब फिर से आप नोटिस करो कि प्रीफिक्स सेम है और सफिक्स कंसेक्यूटिव है, लेकिन हम क्या नोट करते हैं इसमें कि बड़े वाला सफिक्स अब की बार नीचे है। तो कुछ नहीं करना, अगर ऊपर था देखो तो इसका रेसिप्रोकल हो गया ना एक तरह से। तो अगर बड़े वाला R ऊपर है तो उसको नीचे लेना है
और छोटे वाले सफिक्स को n में से माइनस करके यहां पे ले आओगे। तो यहां पे अब बड़े वाला सफिक्स 21 है बेटा, तो वो यहां पे आएगा न्यूमरेटर में, और छोटे वाला सफिक्स जो आपका ये था 20 वो 50 में से माइनस हो जाएगा और वो आएगा कहां, डिनोमिनेटर में। तो ये बिना फैक्टोरियल में कन्वर्ट किए हमारा आंसर आ गया 21/30। 3 से कैंसिल भी कर सकते हो, तो दिस विल बी 7/10। इज इट ओके? दैट इज गोइंग टू बी द आंसर। समझ में आ गया? तो दिस इज प्रॉपर्टी नंबर 9। नेक्स्ट देखो प्रॉपर्टी नंबर 10। 10th प्रॉपर्टी हम ये लेंगे यहां पे कि अगर हमारे पास है NCR डिवाइडेड बाय n-1 CR-1। अब इसमें देखो क्या हो रहा है, नोट करो। जैसे यहां पे प्रीफिक्स n का एक डिक्रीज हो गया, n-1 बेटा, सफिक्स भी डिक्रीज हुआ, प्रीफिक्स भी डिक्रीज हुआ 1 से, सफिक्स भी डिक्रीज हुआ 1 से। अगर हमारे पास ऐसे हो रहा है तो दिस विल बी इक्वल टू n/r। तो दिस इज द नेक्स्ट प्रॉपर्टी, ठीक है। NCR अपॉन NCR-1 विल बी इक्वल टू कितना, ये n/r, ठीक है ना। तो इसमें हमारे पास क्या हो रहा है, अगर आप लिखना चाहो कि प्रीफिक्स डिक्रीजेस बाय 1, प्रीफिक्स कॉमा सफिक्स दोनों ही क्या हो रहे हैं, दे डिक्रीज बाय 1। इज इट ओके? लेट अस टेक वन एग्जांपल। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास है सपोज 38C12 और डिवाइडेड बाय कितना, 37C11 मान लो ये। तो प्रीफिक्स भी आप देखो एक कम हो गया है ना, 38 का 37 हो गया और 12/11। तो हमारे पास क्या आएगा, n/r। n कितना है 38 और r कितना है 12। सो दिस विल बी इक्वल टू 38 एंड डिवाइडेड बाय 12। 2 कैंसिल कर सकते हैं ना, तो इट कैन बी रिटर्न एज 19/6। ये आंसर आ गया, ठीक है। तो दिस इज द 10th प्रॉपर्टी। अब देखो 11th यहां पे, लेट मी राइट द 11th वन। 11th में हम ये देखते हैं बेटा कि कब हमारा NCR जो है ना वो मैक्सिमम होता है, इसकी वैल्यू मैक्सिमम कब होती है। तो इसमें ना 2 केसेस होंगे। अगर तो आपका n इवन है तो NCR मैक्सिमम तब होगा जब R कितना होगा, n/2। और अगर हमारे पास n ऑड है बेटा तो NCR मैक्सिमम तब होता है जब R की वैल्यू होगी n-1/2 या फिर n+1/2। जैसे एग्जांपल देखते हैं। फॉर एग्जांपल अगर हमें कोई पूछे 50CR मैक्सिमम कब होगा, तो इट विल बी मैक्सिमम इफ, देखो जब R कितना है, यहां पे देखो जब n इवन है आपका तो हमारे पास मैक्सिमम तब होगा जब R होगा n/2। तो इस केस में बेटा R होगा 50/2, दैट इज इक्वल टू 25। इसका मतलब क्या हुआ कि 25 की वैल्यू जो होगी वो होगी हमारी मैक्सिमम। इसी तरह से एक और एग्जांपल है। मान लो हमने लिया 25CR। अब हम देखना चाहते हैं ये मैक्सिमम कब होगा। तो ये मैक्सिमम तब होगा बेटा या तो R होगा n-1/2, मतलब 25 - 1/2, या फिर n+1/2, 25 + 1/2, मतलब दैट इज R is either equal to 12 और R is equal to 13। Is it okay? अब देखो यहां पे जरा, इसका मतलब क्या हो गया, दैट मीन्स 25C12 या फिर बोल सकते हो 25C13 विल बी मैक्सिमम। और याद है ना वो प्रॉपर्टी NCR इज NCn-r, तो ये दोनों आपस में क्या हो जाएंगे बेटा, इक्वल हो जाएंगे, ठीक है ना। तो दीज टू आर इक्वल, ये दोनों आपस में क्या है बेटा, इक्वल हैं हमारे, ठीक है ना। तो दिस इज द 11th प्रॉपर्टी। अब एक 12th देखो, जैसे लेट मी राइट द 12th प्रॉपर्टी नाउ। इज इट ओके? सो 12th प्रॉपर्टी लिखते हैं। 12th प्रॉपर्टी हमारी ये है। इसमें अगर हम देखो बाइनोमियल कोफिशिएंट्स इनको बोलते हैं वैसे तो, ठीक है, क्योंकि हम बाइनोमियल थ्योरम अगर एक्सपैंड करें उनमें कोफिशिएंट्स आते हैं, आपको पता ही है।
तो यहाँ पे अगर आपके पास ये कॉम्बिनेशन है NC0, NC1, NC2 से लेकर बेटा सबका NCN तक का, तो ये सम होता है 2 रेज़ पावर n। इसको प्रूव आप बाइनोमियल में कर सकते हो, ठीक है। इसी का जैसे मान लो अगर ये ए पार्ट हो गया ना, बी पार्ट हम ये ले सकते हैं कि अगर ऑल्टरनेटली देखो प्लस माइनस है, NC0 माइनस NC1 प्लस NC2 माइनस NC3 एंड सो ऑन अप टिल -1 की पावर n इंटू NCN, तो दिस सम इज इक्वल टू 0। ये 0 हो जाएगा। अब ये अगर 0 हो जाएगा तो आप नोटिस करो कि अगर हम माइनस वाली टर्म्स उधर ले जाएंगे, NC1, NC3 आप राइट साइड पे लेके जा सकते हो, तो हमें क्या मिल रहा है कि इवन सफिक्स वाले बाइनोमियल कोफिशिएंट्स का सम NC0, NC2, NC4 जहां तक जा सकते हैं वो इक्वल होगा किसके, NC1, NC3 प्लस NC5 एंड सो ऑन। ठीक है, ये कहां तक जाना है, एंड तक, जहां तक पॉसिबल है, टिल एंड। ठीक है, और यहां भी हम ऐसे लिख देते हैं टिल एंड। टिल एंड का मतलब कि सफिक्स प्रीफिक्स से बड़ा ना हो जाए, उसके इक्वल हो या उससे छोटा हो, वहां तक जाना है। और ये दोनों ही सम किसके इक्वल होंगे, 2 की पावर n-1। ऐसा क्यों? क्योंकि अगर आप इनको मिला लो, इन दोनों को ऐड कर लो, तो ये वाला केस बनेगा ना, तो टोटल सम 2 रेज़ पावर n है और ये आपस में इक्वल हैं, तो उसको 2 से डिवाइड करो, सो 2 रेज़ पावर n-1। तो पहले सारे बाइनोमियल कोफिशिएंट्स का सम 2 रेज़ पावर n, ऑल्टरनेटली पॉजिटिव नेगेटिव हैं तो बेटा 0, और अगर इवन और ऑड सफिक्स वाले हम अलग कर दें तो ईच वन ऑफ देम विल हैव सम 2 रेज़ पावर n-1। गॉट इट? अब कुछ क्वेश्चंस देखते हैं। देखो, जितना हमने कॉम्बिनेशन पे किया है, हमने क्या किया है अभी तक, एनसीआर को डिफाइन किया है और एनसीआर की प्रॉपर्टीज करी हैं। ठीक है, तो लेट अस लुक एट सम क्वेश्चंस। अब देखो, पहला क्वेश्चन हम ये देखते हैं हमारी स्क्रीन पे। ठीक है, लेट अस सी व्हाट इज दैट। ये देखो क्वेश्चन, देखो क्या है। लेट अस रीड द क्वेश्चन केयरफुली। द नंबर ऑफ ऑर्डर्ड पेयर्स आर कॉमा के, कितने ऐसे ऑर्डर्ड पेयर्स होंगे जिनके लिए ये रिजल्ट होल्ड करता है, और आपको कहा है के क्या है, कोई भी इंटीजर है। और ये क्वेश्चन आप देख सकते हो कहां पे आया था बेटा, जेईई मेंस 2020। सो नाउ लेट अस डू द सॉल्यूशन फॉर दिस क्वेश्चन। तो अब हम करेंगे इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन। तो सबसे पहले तो देखते हैं हमें दिया क्या है। देखो, वी आर गिवन 6 into 35 CR, this is equal to K square minus 3 into 36 CR plus 1। ठीक है, अब देखो, एक तो आपको दिया है K इंटीजर है, एक कंडीशन तो K पे है, और एक चीज ऑब्जर्व करो, जैसे बात किसकी हो रही है, 35 CR की। याद है NCR में हमने बोला था R lies between 0 to n, तो 35 CR की बात हो रही है, तो हमें एक ये कंडीशन भी मिलती है कि R लाई करता है 0 से लेकर कहां तक, 35 तक। इज इट ओके? इसी तरह यहां पे भी जब आप लोगे देखो कि R+1 विल बी लेस देन और इक्वल टू 36, तो R लेस देन इक्वल टू 35 हो जाएगा। ठीक है, आप देखो इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं। एक काम करते हैं, ये दोनों टर्म्स एक तरफ कर लो जिनमें हमारे पास 35 CR 36 CR+1 है, और इसको इधर ले आओ। राइट, सो वी कैन से दैट 6 अपॉन, what do we have, 6 upon K square minus 3 is equal to how much, 36 CR+1 और divided by 35 CR। अब पता है, राइट साइड बहुत ध्यान से देखो, ये वाली टाइप है जो हम कह रहे थे ना, NCR डिवाइडेड बाय n-1 CR-1, प्रीफिक्स भी एक कम हो रहा है और सफिक्स भी एक कम हो रहा है, तो किसके इक्वल था, n/r के। तो ये रिजल्ट हम यूज करना चाहेंगे यहां पे, क्योंकि वही चीज हम ऑब्जर्व करते हैं, प्रीफिक्स इज ऑल्सो डिक्रीजिंग बाय 1 एंड सफिक्स इज ऑल्सो डिक्रीजिंग बाय 1। सो लेट मी अप्लाई दिस रिजल्ट। सो वी गेट 6 अपॉन K स्क्वेयर माइनस 3 इज इक्वल टू कितना, 36 अपॉन R+1। हमारे पास ये आ गया। इसको हम थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं। देखो, यहां पे अगर आप इसको सॉल्व कर रहे हो तो आप नोटिस करोगे हमारे पास 6 कैंसिल हो गया।
ऑलराइट, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, 6r प्लस 6 विल बी इक्वल टू, सॉरी यहां पे ये हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो r प्लस 1 आएगा, r प्लस 1 विल बी इक्वल टू 6k स्क्वायर और माइनस कितना 18। तो यहां से r हमारे पास आ गया 6k स्क्वायर और माइनस कितना 19, r की वैल्यू बेटा ये आ गई। और अब देखो, अब हम ये दो कंडीशंस यूज करेंगे कि k इंटीजर है और हमें पता है r लाई कर रहा है कहां से कहां तक, 0 से लेकर 35 तक। तो देखते हैं क्या क्या ऑर्डर्ड पेयर्स r के पॉसिबल हैं। वही तो पूछा है हमें, क्या पूछे आपको, क्या पूछा है बेटा कि r के ऑर्डर्ड पेयर ऐसे कितने पॉसिबल होंगे। तो अब देखो k को वैल्यूज देते हैं, जैसे k इंटीजर है, मान लो आपने k को 0 लिया तो r कितना आ रहा है -19, जो कि पॉसिबल नहीं है क्योंकि r तो 0 से 35 के बीच में है बेटा, तो ये केस रिजेक्ट हो गया। फिर देखो अगर हम k को ले लें मान लो +1 या -1, k स्क्वायर तो 1 ही आएगा, तो r कितना हो गया 6 - 19 विच इज इक्वल टू -13। अगेन दिस इज रिजेक्टेड, r ये वैल्यू ले नहीं सकता। अगला देखो k को ले लो +-2, अब r देखो कितना आ रहा है +-2, k का स्क्वायर कितना हो गया 4, 6 4 ज़ा 24 और -19 विच इज इक्वल टू 5, ये वैल्यू r ले सकता है। तो इसका मतलब क्या क्या ऑर्डर्ड पेयर्स बने देखो, r, k क्या बना, या तो 5, 2 या फिर 5, -2। ठीक है ना, हमें ऑर्डर्ड पेयर r के चाहिए था, तो वो ये दो पॉसिबिलिटीज हो गई। कब, जब k की वैल्यू ली +2 या फिर -2। आगे देखो नेक्स्ट लेते हैं, लेट अस टेक k एज +-3, तो r कितना आ रहा है देखो, 3 का स्क्वायर 9, 6 9 ज़ा 54 -19 दैट इज इक्वल टू 35। तो r 35 भी तो हो सकता है ना, क्योंकि देखो r कहां से कहां तक था, 0 से 35 था, तो r ये वैल्यू ले सकता है। इस केस में ऑर्डर्ड पेयर देखो क्या बन गया, 35, 3 और 35, -3, तो ये दो और ऑर्डर्ड पेयर्स बन गए। अब देखो अगर हम k को लेते हैं +-4, ठीक है, वी टेक k एज +-4, तो क्या आ रहा है r, लेट अस सी, 4 4 ज़ा 16, ठीक है, 16 4 ज़ा 64 और कितना -90, यही हो जाएगा ना हमारे पास। अगर 4 ले रहे हैं तो 4, अच्छा 16 × 6 है, सॉरी, ठीक है, यहाँ पे 16 × 6 था, 4 नहीं था, तो 16 6 ज़ा 96। अब 96 - 19 तो डेफिनेटली 35 से बड़ा हो जाएगा, तो ये केस क्या हो गया, रिजेक्ट हो गया। अब k की और बड़ी वैल्यू लोगे ना तो r की वैल्यू 35 से बड़ी हो जाएगी, इसका मतलब आगे की वैल्यूज k की पॉसिबल नहीं है, राइट। तो हमारे पास कितने ऑर्डर्ड पेयर्स आ गए देखो, 4 आ गए बेटा, 5, 2, 5, -2, 35, 3, 35, -3। सो दीज आर 4 ऑर्डर्ड पेयर्स। ठीक है, तो क्वेश्चन यही था हमारा कि कितने ऑर्डर्ड पेयर्स हमारे पॉसिबल हैं, तो 4 आ गए, तो इसका मतलब हमारा आंसर हो गया देखो ए ऑप्शन, दैट इज 4। इज इट ओके? सो ए ऑप्शन विल बी करेक्ट, राइट। तो ये करेक्ट हो गई। अगला देखो एक क्वेश्चन, जैसे लेट अस नाउ लुक एट द नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा। नाउ लुक एट दिस क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन, लेट अस सी व्हाट डज इट से। There are 3 sections in a question paper and each section contains 5 questions. कितने sections हैं बेटा? 3 sections हैं और हर एक section में 5 questions हैं। फिर आपको बोला है a candidate has to answer a total of 5 questions. क्या आंसर करने हैं उसने? टोटल 5 क्वेश्चंस आंसर करने हैं और एक कंडीशन भी है, चूजिंग एटलीस्ट 1 क्वेश्चन फ्रॉम ईच सेक्शन। हर सेक्शन में से कम एक क्वेश्चन चाहिए। तो आपको पूछा है नंबर ऑफ वेज कितने हो जाएंगे। ठीक है, ये वाला जो क्वेश्चन है ना बेटा, ये आपका है जेईई मेंस 2020 का। ठीक है, सो दिस क्वेश्चन इज फ्रॉम जेईई मेंस 2020। सो लेट अस सी हाउ टू डू दिस वन। अब देखो इसको करना कैसे है।
सो वी आर गोइंग टू डू द सॉल्यूशन फॉर दिस। ठीक है, तो ये एक तरह से वर्ड प्रॉब्लम हो गई कॉम्बिनेशन की। तो इस टाइप के क्वेश्चंस ना जेईई मेंस में तो बहुत आते हैं कि आपको सिलेक्शन ऑफ क्वेश्चंस करनी है, आपको कमिटी फॉर्म करनी है, आपको टीम फॉर्म करनी है और साथ में कोई कंडीशन दे देते हैं, तो आपको केसेस बनाने होते हैं अकॉर्डिंगली। आप देखो यहाँ पे, जैसे मान लो 3 सेक्शंस हमारे यहाँ पे हैं, मान लो ए, बी और सी। ऑलराइट, मान लो एक सेक्शन हो गया ए, एक सेक्शन है बी और एक सेक्शन है सी। अब तीनों में कितने कितने क्वेश्चंस हैं? 5-5 क्वेश्चंस हैं। आपको बोल रहे हैं कि टोटल 5 क्वेश्चंस हमें करने हैं। टोटल कितने करने हैं बेटा? 5 क्वेश्चंस करने हैं, और कम से कम यहां पे देखो एटलीस्ट 1 फ्रॉम ईच सेक्शन, तो कम से कम एक हर सेक्शन में से होना चाहिए। तो यहां पे केसेस बनेंगे। पहला केस देखो क्या बनेगा, जब आपने एक क्वेश्चन सेक्शन ए से लिया, एक बी में से ले लिया, और टोटल 5 करने के लिए आपको 3 लेने पड़ेंगे सी से, या फिर इसी की ऑर्डरिंग कर सकते हो, है ना, 3 बी में से कर लो, एक ए और सी में से कर लो। या तीसरा केस ये पॉसिबल हो जाएगा, देखो आप 3 क्वेश्चन सेक्शन ए में से कर लो बेटा, और एक कहां से कर लो? बी और सी में से। और देखो क्या केसेस पॉसिबल होंगे, टोटल 5 करने हैं ना, और कम से कम एक हर सेक्शन में से चाहिए। एक पॉसिबिलिटी ये है कि आप 2-2 क्वेश्चन ए और बी में से कर लो और एक सेक्शन सी में से कर लो। फिर इसी को अरेंज कर लो, एक सेक्शन बी में से कर लेते हैं बेटा, 2-2 कर लेते हैं ए और सी में से, तो ये 5वां केस है। और 6th केस क्या पॉसिबल है, आपने एक किया सेक्शन ए से और 2-2 कर लिए यहां से। Is it all right? So these cases are possible. इसके अलावा हमारा कोई केस पॉसिबल नहीं होगा। अब हम निकालते हैं नंबर ऑफ वेज। अब देखो ध्यान से, इसमें करना क्या है, सिलेक्शन करनी है, तो कॉम्बिनेशन यूज होगा। अब पहले वाला केस देखो, जब आपने 1, 1 और 3 लिए, और ये किन में से लिए हैं? 5 में से, 5 में से और 5 में से। तो पहले में देखो नंबर ऑफ वेज कितने हो जाएंगे। अब मैं यहां पे लिख रही हूं नंबर ऑफ वेज, या फिर कह सकते हैं नंबर ऑफ सिलेक्शंस। कितनी होंगी देखो, 5C1 इंटू, दूसरा काम क्या करना है, बी सेक्शन के क्वेश्चन करने हैं, फिर सी के करने हैं, तो 5C1 इंटू 5C1 इंटू 5C3। अब आप अगर अगला केस देखो ना, तो वही है, एक हमें ए और सी में से करना है और 3 5 में से करने हैं। तो बात तो वही है ना, एक क्वेश्चन 5 में से करना है और 3 क्वेश्चन 5 में से करने हैं। तो इस केस में बेटा सेम ही नंबर ऑफ वेज आएंगे। तीसरे केस में भी देखो वही चीज है, आगे पीछे हो प्रोडक्ट में फर्क थोड़ी पड़ेगा। 5 में से 3 सेलेक्ट कर रहे हो, 5 में से 1, 5 में से 1, सो अगेन यू हैव द सेम आंसर, राइट। अब अगला देखो, इस केस में हम क्या कर रहे हैं, 2 क्वेश्चन सेलेक्ट कर रहे हैं 5 में से, 2 5 में से और एक क्वेश्चन 5 में से। तो यहां नंबर ऑफ वेज आपके हो जाएंगे 5C2 इंटू 5C2 इंटू 5C1। गॉट इट। अगला देखो, नेक्स्ट में अगेन 2 5 में से, एक क्वेश्चन 5 में से, 2 5 में से, तो फोर्थ वाला ही केस हो गया, तो नंबर ऑफ वेज विल बी सेम। फिर लास्ट वाले में भी एक क्वेश्चन 5 में से है ना, और 2-2 हमें करने हैं 5-5 में से, तो सेम नंबर ऑफ वेज हो जाएंगे। अब हम यहां पे देखते हैं कि ये टोटल नंबर ऑफ वेज कितने हो गए। ये देखो यहां पे थोड़ा सा इधर शिफ्ट कर लेते हैं। अब यहां पे देखो ये कितना आ गया, 5 इंटू 5 इंटू 10, दैट इज इक्वल टू हाउ मच, 25 इंटू 10, दैट इज 250। तो इसमें भी 250 होंगे बेटा, यहां पे इसके नीचे लिख लेते हैं, और यहां भी कितने हो जाएंगे, 250। तो एक तरह से 250 मल्टीप्लाइड बाय कितना, 3। गॉट इट। अगला देखो, नेक्स्ट लेते हैं, दिस विल बी 5C2 10, 5C2 10 और इंटू कितना, 5। तो दिस इज कमिंग आउट टू बी 500। तो अगले केस में भी कितना होगा, 500 बेटा, और ये भी कितना होगा, 500। तो ये भी कितनी बार है, 3 बार है। तो अब हम निकाल लेते हैं टोटल वेज। टोटल वेज बेटा क्वेश्चंस की सिलेक्शन के हमारे पास हो गए 250 मल्टीप्लाइड बाय 3, राइट, एंड प्लस कितना, 500 मल्टीप्लाइड बाय 3। सो दिस इज इक्वल टू 750 एंड प्लस कितना, 1500, विच इज इक्वल टू 2250। दैट इज गोइंग टू बी द आंसर, राइट। और आप देख सकते हो बेटा कौन सी ऑप्शन, यहां पे डी ऑप्शन विल बी करेक्ट। ठीक है ना, तो हमारी डी ऑप्शन क्या आ गई,
करेक्ट आ गई। गॉट इट? तो ये हमारी वर्ड प्रॉब्लम थी किसके ऊपर? कॉम्बिनेशंस के ऊपर। एंड दिस इज एज आई सेड इज क्वेश्चन फ्रॉम जेईई मेंस 2020। गॉट इट? एक और क्वेश्चन देखो, जैसे लेट अस टेक अप दिस क्वेश्चन नाउ। लेट अस रीड द क्वेश्चन केयरफुली। इट इज फ्रॉम जेईई मेंस 2019। क्वेश्चन देखो क्या है। अ कमिटी ऑफ 11 मेंबर्स, 11 मेंबर्स की कमिटी फॉर्म करनी है फ्रॉम 8 मेल्स एंड 5 फीमेल्स। If m is the number of ways committee is formed with at least 6 males, n is the number of ways committee is formed with at least 3 females, तो आपने बताना है m और n के बारे में हम क्या कह सकते हैं। ठीक है, तो फिर से देखो कॉम्बिनेशन का क्वेश्चन है। जब भी कमिटी फॉर्म करनी है, टीम फॉर्म करनी है, तो आपको सिलेक्शन करनी होती है, तो दैट मीन्स इट इज अ क्वेश्चन ऑन कॉम्बिनेशन, राइट? तो करें, है ना? इस क्वेश्चन का अब हम करते हैं सॉल्यूशन। तो वी आर गिवन फर्स्ट ऑफ ऑल 8 मेल्स एंड 5 फीमेल्स, ये हमें दी है। ठीक है, जिनमें से बेटा आपने कितने सेलेक्ट करने हैं? टोटल 11 सेलेक्ट करने हैं। ठीक है, क्योंकि 11 मेंबर्स की कमिटी हमको फॉर्म करनी है। अब देखो हमारे पास m क्या है। लुक एट दिस, m इज द नंबर ऑफ वेज कमिटी इज फॉर्म्ड, जिसमें कम से कम 6 मेल्स होने चाहिए। तो देखो ये केसेस बना के होगा, इसमें करते हैं। पहला m ले रहे हैं, तो m के बारे में कहा गया है m इज नंबर ऑफ वेज विच हैज एटलीस्ट 6 मेल्स। ठीक है ना, ये होगा। तो केसेस बनाते हैं। यहां पे देखो, जैसे हमारे पास 8 बेटा मेल्स हैं और 5 कितनी हैं? फीमेल्स हैं। ऑलराइट, सो वी हैव 8 मेल्स एंड 5 फीमेल्स। अब कंडीशन क्या है? कम से कम 6 मेल्स होने चाहिए। तो आप अगर 6 मेल्स ले रहे हो, टोटल 11 लोग करने हैं, तो आप फीमेल्स कितनी लोगे? 5 लोगे। अब उन्होंने कहा है एटलीस्ट 6 मेल्स। एटलीस्ट का मतलब कम से कम 6 होने चाहिए, तो मतलब मेल्स आप ज्यादा भी ले सकते हो ना। इफ यू टेक 7 मेल्स, तो फीमेल्स कितनी लेनी पड़ेंगी? 4, ताकि टोटल 11 हो जाए। फिर अगला देखो, अगर आप और कम कर दो, ज्यादा कर दो, सॉरी, 8 मेल्स ले लो, तो फीमेल्स कितनी लोगे? 3, क्योंकि टोटल 11 चाहिए। अब देखो अगर हम सोचे मेल्स 9 कर दें, तो वो पॉसिबल नहीं है। क्यों? क्योंकि हमारे पास 8 ही मेल्स हैं, तो 8 से ज्यादा नहीं ले सकते। तो यही 3 केसेस हमारे पॉसिबल होंगे, 1, 2 एंड 3। इसमें निकाल लेते हैं हमारे नंबर ऑफ वेज। ठीक है, या नंबर ऑफ सिलेक्शंस कितने आ गए बेटा। तो लेट अस फाइंड आउट। पहले केस में देखो 8C6 इंटू 5C5 सिलेक्शन करनी है, तो कॉम्बिनेशन यूज होगा। और देखो दोनों काम करने हैं ना, 6 मेल्स लेने हैं, 5 फीमेल्स, तो मल्टीप्लाई हो रहा है। फिर अगले केस में इसी तरह व्हाट डू वी हैव? 8C7 मल्टीप्लाइड बाय 5C4। गॉट इट? नेक्स्ट केस 8C8 मल्टीप्लाइड बाय 5C3। ये देखो कितना हो गया? 8C6, 8 इंटू 7 बाई 2, तो 7 4 28 इंटू 1। तो पहले केस में हमारे पास आ गए 28 वेज बेटा। अगला देखो 8C7 विल बी 8, तो दिस इज 8 इंटू 5, दैट इज 40। तीसरा देखो 1 मल्टीप्लाइड बाय 5C3 इज 10, सो दिस इज इक्वल टू 10। टोटल देखो कितना आ गया ये? टोटल दिस विल बी इक्वल टू हाउ मच? 78। तो m की वैल्यू हमारी ये आ गई, दिस इज m 78। अब हम बात करते हैं n की। n देखो क्या था? n में आपको कहा गया था कि हमें चाहिए, यहां पे देखो n इज द नंबर ऑफ वेज जिसमें कमिटी फॉर्म हो सकती है विद एटलीस्ट 3 फीमेल्स। कम से कम 3 फीमेल्स होनी चाहिए। अब देखो यहां पे केस बनाते हैं, तो n था एटलीस्ट 3 फीमेल्स। गॉट इट? ये हो गया। अब इसमें देखो हमारे पास फिर से 8 मेन हैं और 5 फीमेल्स हैं। तो पहला केस ये ले लो कि कम से कम 3 फीमेल्स हैं, तो 3 फीमेल्स ले लेते हैं। तो टोटल 11 के लिए मेल कितने लेने पड़ेंगे बेटा? 8 लेने पड़ेंगे। फिर कम से कम है ना, एटलीस्ट का मतलब कम से कम 3 फीमेल्स होनी चाहिए, तो आप 3 से ज्यादा भी ले सकते हो। 4 फीमेल्स ले रहे हो तो मेल्स कितने लोगे? 7, ताकि टोटल 11 कंप्लीट हो जाए। ये केस 2 हो गया। फिर हम फीमेल्स 5 भी ले सकते हैं, तो मेल्स कितने लोगे? 6, ताकि टोटल 11 लोग कंप्लीट हो जाए।
अब आप नोटिस करो यहाँ पे आप फीमेल्स 5 से ज्यादा नहीं ले सकते क्योंकि टोटल 5 ही फीमेल्स हैं, तो यही केसेस बनेंगे। अब ना एक चीज और नोट किया करो, जैसे ऑब्जेक्टिव टाइप में हमें टाइम सेव करना होता है ना, ये नहीं आंख बंद करके सॉल्व करने लग गए। आप नोटिस करो ये वाले यही केसेस हैं। देखो जो इसमें केस 1 था 6 मेल्स 5 फीमेल्स, वो ये केस 3 है, 6 मेल्स 5 फीमेल्स। फिर सेकेंड 7 मेल 4 फीमेल्स वाला केस ये हो गया, ठीक है ना, और फिर 8 मेल्स और 3 फीमेल्स वाला केस ये है। तो इसका मतलब ये हुआ जो 3 केसेस आपके यहां थे सेम 3 केसेस यहां है। तो नंबर ऑफ वेज n सेम ही तो आएगा ना, तो n भी कितना हो जाएगा 78। तो डू नॉट स्टार्ट कैलकुलेटिंग इट अगेन, यू विल बी वेस्टिंग योर टाइम। तो इसका मतलब हमारे पास आ गया यहां पे कि m इज इक्वल टू n एंड बोथ आर इक्वल टू 78। तो ये ऑप्शन आ गई। चेक करें कौन सी ऑप्शन करेक्ट है, ये देखो। तो यू कैन सी दैट ऑन योर स्क्रीन सी ऑप्शन विल बी करेक्ट कि m and n बोथ आर इक्वल एंड ईच वन इज इक्वल टू 78। ठीक है, सो जेईई मेंस 2019 का ये क्वेश्चन था। अब देखो आज हमने क्या किया, पहले आई टोल्ड यू द कॉन्सेप्ट ऑफ सर्कुलर परमुटेशंस, ठीक है, जिसमें हमने देखा कि n डिफरेंट थिंग्स को हम एक सर्कल में n-1 फैक्टोरियल वेज में अरेंज करते हैं, उसका रीजन भी देखा। फिर अगर n डिफरेंट बीट से आपने नेकलेस फॉर्म करना है तो कितने वेज होते हैं, यस n-1 फैक्टोरियल बाय 2। उसके बाद हमने कॉम्बिनेशन स्टार्ट किया है, एनसीआर की डेफिनेशन देखी, प्रॉपर्टीज ऑफ एनसीआर, ठीक है, कुछ प्रॉपर्टी के ऊपर क्वेश्चन किए और कुछ उसके ऊपर वर्ड प्रॉब्लम्स। तो आज के लिए इतना ही करते हैं बेटा इस लेक्चर में, रेस्ट वी विल कंटिन्यू इन द नेक्स्ट वन, राइट। सो आई होप यू विल एंजॉय द बेनिफिट ऑफ आवर कोर्सेज। थैंक यू एंड बाय बाय बेटा।